Hello students, so my name is Manish Pratap Singh, as you know. So today we will discuss the strategy that how I cleared my UPPCS mains. This entire video will be covering the syllabus, paper 1 to 6, Hindi essay, and what are the inputs required for a better answer writing that we will discuss. So let's get started. So how I cleared my UPPCS mains. So first thing is syllabus, that I already emphasize on each and every, whether it is a prelims or a mains, that our focus of the examination should be something like कि हमें syllabus पता होना चाहिए, that we need to understand what is the syllabus mentioned by the commission and what are the necessary inputs and the material we need to go through. ठीक है. So in our syllabus it is mentioned first is Hindi, second is essay. So 150 marks, 150 marks. So the syllabus of Hindi is mentioned. You can go through कि उसमें क्या क्या आता है. रफली अराउंड 80 मार्क्स का हमारा ग्रामर आता है, जिसमें विलोम शब्द आते हैं, तत्सम तद्भव हो गया हमारा, एंड वाक्यांशों के लिए एक शब्द आ गया, एंड मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हिंदी में 150 मार्क्स में आती हैं. इसके साथ हमें दो लेटर्स लिखने होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन मतलब संक्षेपण, व्याख्या, कुछ क्वेश्चंस उसमें मेंशन होते हैं. वो हिंदी इज़ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट. वी विल डिस्कस इट फर्दर व्हाट. सो ऐसे में भी हमारे 3 सेक्शंस में ऐसे डिवाइड है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सेकेंड इज GS 1 to 4. The syllabus of GS 1 to 4 is exactly same as of UPSC. So those who are preparing for UPSC as well as for UPPCS, they do not need to worry about it. GS 1 to 4 का सिलेबस सेम है. अगर आप UPSC की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको अलग से इसमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और आपने इन डेप्थ में बहुत सारा पढ़ा होता है जो आपका वहाँ पर बहुत अच्छे से काम आ सकता है. तो GS 1 to 4 सेम है. लाइक GS 1 में आपका जैसे पता है हिस्ट्री है, पॉलिटी है, सोशल इश्यूज़ हैं, पॉलिटी गवर्नेंस सेकंड पेपर में है, इकोनॉमी, साइंस एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, एंड फोर्थ इज़ एथिक्स. तो ये वाले जो पेपर्स हैं 200 मार्क्स का ईच होता है. तो ये रफली आपका UPPCS मेंस में ये कॉमन हो गया. फ्रॉम 2023 अर्लियर 2023 there were optional paper, and from 2023 the commission has removed the optional paper and they have included 2 new paper for UPPCS, that is GS paper 5 and 6. GS 5 में आपका हिस्ट्री का है, कुछ आपके सोसाइटी से हैं, मेडिकल है, हेल्थ से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड. देयर आर सेवरल टॉपिक्स मेंशन्ड, एंड पेपर 6 में भी सेम है. सो कमीशन का जो प्रोसेस है एग्जामिनेशन का, वो उन्होंने मेंशन कर सकता है उनके सिलेबस से. तो आपको सिलेबस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू गाइस कि आप उसको साइमल्टेनियसली हर पेपर के साथ कैसे इंटीग्रेट कर रहे हैं. फर्दर वी विल डिस्कस एक बेटर आंसर लिखने के लिए हमें क्या इनपुट्स चाहिए होता है. तो वहाँ पर ये बहुत काम आने वाला है कि GS 1 to 6 को हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं. तो सिलेबस को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए. सिलेबस आपके दिमाग में फिट होगा तो आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, या आप कोई भी न्यूज़पेपर आपने पढ़ा है, या कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं, योजना कुरुक्षेत्र, आपको अच्छा पॉइंट मिला, तो आप वहाँ पर अपने आंसर्स में उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. तो सिलेबस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है. सिलेबस अगर आपको याद हो गया तो 50% आपकी जो तैयारी है बहुत ईजी हो जाती है. तो मेक श्योर कि सबसे तैयारी से पहले आपको सिलेबस अपना अच्छे से कर लेना है. सेकेंड थिंग जो हमारा रहेगा वो रहेंगे PYQ. फ्रॉम 2018 टिल 2024, जो अभी हमारा लेटेस्ट मेंस जो हुआ है जून 24 वाला, तो इसमें अभी पेपर 1 to 4 सेम है. लाइक क्योंकि मैंने आपको बताया कि 2022 तक ऑप्शनल था, तो बट GS का पेपर 1 to 4 जो है वो सेम रहा है. ठीक है. तो आपको वहाँ से है ना उन पेपर्स को एनालाइज करना है कि कौन कौन सी थीम पकड़ी है कमीशन ने, कौन कौन से ग्रे एरियाज़ हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमने मिस आउट कर रखे हैं. तो वो सारी जितनी भी चीज़ें आपकी रहेंगी वो वहाँ से आपको फुलफिल करनी है. ठीक है.
और अभी पेपर एज आई हैव सेड पेपर 5-6 के लिए 2023 एंड 24 में ही हमारे ये 2 पेपर्स हुए हैं। उन पेपर्स में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चंस आए हैं। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे 2024 में एक क्वेश्चन आया था कि फ्लोरा एंड फौना ऑफ यूपी। जीएस पेपर 6 में, आई गेस इट वाज पेपर 6, जीएस पेपर 6 में एग्जैक्टली ये टर्म मेंशन कर रखा है सिलेबस में कि फ्लोरा एंड फौना ऑफ यूपी। तो अगर आपने सिलेबस को अच्छे से करा है, ईच एंड एवरी लाइन आपको अच्छे से पता है, A4 शीट पर आपको पास उसके नोट्स हैं, तो आप बेटर हो इस पोजीशन में कि वो आप लिख सके। जैसे फ्लोरा एंड फौना का क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिन बच्चों ने वो तैयार करा होगा उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को लिखा होगा। जिन्होंने उस चीज़ को स्किप कर गया, वो 12 मार्कर में क्वेश्चन था, तो वो 12 मार्क का वहाँ पर लॉस हो जाता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो सिलेबस वाला जो पार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको स्किप करना नहीं है। आप तैयारी अपनी 2 दिन बाद शुरू करना, 2 दिन आप सिलेबस याद करो। जब आप सिलेबस याद कर लोगे तो आपको पता होगा कि अच्छा ये कंटेंट है, ये कहाँ पर है ना आना चाहिए, ये कमेटी है हमें कहाँ पर पुट करनी है, ये फैक्ट है कहाँ पर करना है। तो ये सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंस हैं वो तभी है ना आप है ना अच्छा कर सकते हो जब आपको सिलेबस आपने कर लिया, देन आप उसके साथ उठाइए पीवाईक्यू आप ले लेंगे। पीवाईक्यू को कैसे है ना एनालाइज करना है ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी आप ये समझिए कि सिलेबस एंड पीवाईक्यू बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लियरिंग द मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। नाउ इट कम्स टू हिंदी एंड ऐसे, ठीक है। हिंदी का जैसे मैंने आपको बताया कि 80 मार्क्स की ग्रामर और 70 मार्क्स में आपका लेटर हो गया, ठीक है। और जो हम लोग बोलते हैं ना व्याख्या या संक्षेपण, ये टर्म्स कुछ ही लोगों को नए लग रहे होंगे, बट जब आप पढ़ोगे तो ये मेंशन है, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है 80 मार्क्स का, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका 30 मार्क्स का जो रहता है वो आपके मुहावरे रहते हैं, ठीक है। और 10 मार्क्स में आपको वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द हो गया, ठीक है, विलोम आ गया। तो ये वो चीज़ें हैं जो आप इजीली कर सकते हैं। इसमें आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसके सोर्सेज में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको ये बता रहा था कि ग्रामर वाला जो पोर्शन है वो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप मानिए कि 80 मार्क्स का है और 80 में से आपने यहाँ पर 65 to 70 स्कोर कर लिया, ठीक है, और ये जो मैंने आपको बताया था ये व्याख्या हो गया, ठीक है, या फॉर एग्जांपल संक्षेपण हो गया, इनमें से अगर आपने मान लीजिए 70 मार्क्स का है, तो अगर आपने 30 to 35, 30 मार्क्स भी हम मानकर चल रहे हैं कि आपने 30 मार्क्स ले लिए यहाँ पर, देन इट वुड बी रफली अराउंड 95 to 100। और ये अच्छे मार्क्स हैं, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। 100 क्रॉस भी हुए हैं, इवन बहुत सारे ना स्टूडेंट्स हैं जो 112, 115 तक भी गए हैं। तो वो इसी वजह से गए हैं कि जो ग्रामर वाला हमारा जो पोर्शन है वो बहुत अच्छे से हो जाना चाहिए। तो इस पे आपको बहुत फोकस करना है। अब बात करते हैं कि इसके सोर्सेज। तो सोर्सेज के लिए आपके पास 2 हैं, एक पीएन पांडे है, पीएन पांडे सर की बुक है, और एक हरदीप भारी। ये 2 बुक आप ले सकते हैं, यहाँ से ग्रामर वाला पोर्शन आप कंप्लीट कर सकते हो अपना, ठीक है। इसके साथ आपको 2000 to 2025, ठीक है, यहाँ पर जितने भी आपको ग्रामर वाले सेक्शन मिलेंगे आपको वहाँ से उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके लिए एक मैं आपको बहुत अच्छी सी चीज़ बता देता हूँ कि हम ग्रामर वाला पोर्शन की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम उसको कैसे और बेटर तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने विलोम शब्द से स्टार्ट करा, ठीक है।
आप A4 शीट लीजिए, ठीक है, जैसे स्कूल टाइम में करते थे हम लोग, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपकी A4 शीट है, ठीक है, पार्टीशन डाल दीजिए, ठीक है, ठीक है, एक पार्टीशन फिर से आपने यहाँ डाल दिया, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कि ये शब्द है, ये शब्द दे रखा है, इसका आगे विलोम आपने लिख दिया। ऐसे करके आप है ना देखेंगे कि डेली अगर आप है ना 1 घंटा दे रहे हैं इस चीज़ में, तो आपका विलोम शब्द का हार्डली 2 से 3 दिन में आपका तैयार हो जाएगा। 2 आवर्स दे रहे हैं तो 2 दिन के अंदर आपका विलोम हो जाएंगे। ऐसे वाक्यांशों के लिए एक शब्द के लिए आप कर लीजिए, वर्तनी है उसके लिए कर लिए, मुहावरे के लिए आप एक काम जरूर कर लीजिए, कुछ बुक्स में उसके जो अर्थ हैं वो सही नहीं दे रखे हैं, तो वहाँ के लिए आपको ये करना है कि जो मैंने हरदेव बहारी और PN पांडे दे रखा है, आपको एग्जैक्ट जो शब्द का, जो मुहावरे या लोकोक्तियाँ पूछी हैं उसका जो अर्थ है वो आपको वहीं से लेना है और उसको अपने A4 शीट पे नोट डाउन कर लेना है। तो ग्रामर का जो पोर्शन है 25 ईयर्स का आपको कंपेंडियम एक बनाना है और वही आपको डेली उसको रिवाइज करना है। हिंदी जो है आप सोचो कि एक साथ हो जाएगी कि ठीक है 15 डेज का टाइम है, अभी मैं GS 1 to 6 कर लेता हूँ, वो आप छोड़ दोगे, वो चीज़ नहीं करनी है। 15 डेज में हिंदी बिल्कुल नहीं होगी, और आप जब भी हिंदी का करेंगे तो आप उसको विलोम शब्द आप कर रहे हो तो विलोम शब्द को आपने लिखा, ठीक है। स्पेलिंग मैं आपको एक चीज़ अब बता दूं, क्योंकि मैंने अपनी कॉपीज़ भी RTI के थ्रू देखी हैं, ठीक है। तो हिंदी की कॉपी जो होती है बहुत अच्छे से कमीशन में चेक होती है। अगर वर्तनी का अशुद्धि है तो वो सीधे वहाँ पर नंबर जो हैं वो कट हो जाते हैं, तो इसका आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका हिंदी का। और ऐसे के लिए 150 मार्क्स का ऐसे आता है, ठीक है, और आपको 3 सेक्शन कमीशन ने दे रखे हैं, A, B, C, इसमें आपके 3 टॉपिक्स हैं, ठीक है। इन टॉपिक्स को आपको देख लेना है, उनको बेसिस पे आपको ऐसे तैयार कर लेने हैं। ऐसे के लिए मैंने जो करा था वो ये था कि आप कोट से स्टार्ट कर सकते हैं, एनेक्डोट से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। छोटे छोटे पैराज होने चाहिए, बहुत लंबे पैराग्राफ नहीं होने चाहिए, सिंक्रोनाइज्ड वे में होना चाहिए कि मतलब जो रीडर पढ़ रहा है उसको ये कनेक्शन फील होना चाहिए। ये नहीं कि आपने एक बात ईरान की करी, दूसरी आपने तुरान की बात करी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक कनेक्शन होना चाहिए। तो ऐसे में, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ऐसे में बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मार्क्स कम मिलते हैं। कम मिलने का रीज़न ये होता है या तो वो कंसिस्टेंसी लैग कर रहे हैं या वो अच्छा लिख नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको ऐसे पे भी ध्यान देना होगा, ठीक है। तो ये हमारा हिंदी और ऐसे वाला था। नाउ इट कम्स टू GS पेपर 1 to 4, क्योंकि ये UPPCS और UPSC दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए सेम ही है, क्योंकि UPSC में ऑप्शनल है, तो GS 1 to 4, ठीक है। तो 1 to 4 के लिए आपको सबसे पहले जो करना है, जैसे मैंने बताया कि 2018 से UPPSC ने ये करा है कि पेपर जो है आपका GS 1, 2, 3, 4 इंट्रोड्यूस करा है। तो आपके पास जो पेपर्स होंगे वो 2018 to 2024, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे GS पेपर 1 है, ठीक है। अब GS पेपर 1 में आप क्या कर रहे हो, GS पेपर 1 में आपका हिस्ट्री वाला है सेक्शन, ठीक है, हिस्ट्री है। फॉर एग्जाम्पल चलो मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन कोई पूछा उन्होंने, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा, ठीक है, ज्योग्राफी है, ठीक है। अब उन्होंने मॉनसून से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, ओशियन करेंट से कोई क्वेश्चन पूछ लिया, अर्थक्वेक से कोई क्वेश्चन पूछ लिया, या किसी के लैंडफॉर्म्स पूछ लिए, ठीक है। तो ये जो चीज़ पूछी है, इसको आपको क्या करना है कि अपने पेपर रखो और उसके पास जिस सेक्शन से जो क्वेश्चन आए हैं, आपने PDF है उसको आपने प्रिंट करा लिया, उसको आप, मॉडर्न हिस्ट्री का है देन मार्क एज MH, ठीक है, ज्योग्राफी का है देन मार्क एज ज्योग्राफी, सोसाइटी का है ऐसे, ठीक है। तो GS 1 to 4 को आपको सेम सेग्रीगेट करना है। सिलेबस रखिए साइड में, जो मैंने करा था सिलेबस रखिए एक साइड, दूसरी साइड आपने क्वेश्चन रखा, सिलेबस आपने देखा, क्वेश्चन देखा, फिर उसको सिलेबस में देखा कि किस सिलेबस से है ना कि किस पार्ट से ये पूछा गया है। ज्योग्राफी से तो ज्योग्राफी में किस सेक्शन से ये पूछा गया है, वहाँ आपने उसे मार्क कर दिया है, ठीक है। तो जैसे मैंने 2018 to 24 में एक पैटर्न नोटिस करा था, कमीशन के जो पेपर्स
बनाते हैं कि कुछ ईयर में उन्होंने कोई एक टॉपिक पूछा है, वो स्किप करके ऑल्टरनेट पूछ लिया है, या कभी 2 साल नहीं आया तो उसकी हाई प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे 2019 में डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर पूछा था, ठीक है, वो शायद फिर 20 में नहीं पूछा, 21 या 22 के मेंस में उन्होंने पूछा था, फिर नहीं पूछा उन्होंने, जैसे इस बार उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का पूछा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन कमीशन ने पूछा है। जब तक आप दिमाग में नहीं घुस पाएंगे कमीशन के जो पेपर सेटर हैं कि वो किस पैटर्न पे फॉलो कर रहे हैं, क्या नीड है उनकी, तब तक सिलेबस इतना ज़्यादा है आपको लगेगा कि ये पूरा नहीं हो पाएगा। बट बिलीव मी, पेपर बहुत अच्छे से आपका कंप्लीट हो जाएगा अगर आपने ये चीज़ें फॉलो कर ली, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अदरवाइज मत लीजिएगा कि नहीं हम डायरेक्ट, ज़्यादातर कैंडिडेट्स जो करते हैं वो ना उन्होंने सिलेबस देखा ना PYQ देखा, सीधे रटना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा अच्छा ठीक है, अर्थक्वेक पढ़ लिया, वोल्केनो पढ़ लिया, ओशन करंट पढ़ लिया, हो गया मेरा। पर कमीशन ने क्या करा, ओशन करंट तो पूछा, अब उन्होंने पूछा ठीक है पैसिफिक है ना, जो ओशन की जो कोल्ड करंट्स हैं उनके बारे में भी लिखिए, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे जब आपको पता ही नहीं है। उसके लिए आपको बेटर आंसर लिखने के लिए क्या करना है कि पैसिफिक ओशन का एरिया आप है ना ड्रॉ करके वहाँ पर दिखा दीजिए, कुछ करंट्स है उन्हें वहाँ पर मार्क कर दीजिए। वो आप तभी कर सकते हो जब आपने उस चीज़ को अच्छे से पढ़ा हो, एनालाइज करा हो। तो एक ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ कि GS 1 to 4 में आपको किस तरीके से करना है, ठीक है। तो 18 to 24 के आपको ये पेपर्स करने हैं, चाहे वो GS 2 के हो, GS 3 का हो या वो एथिक्स का पेपर हो, ठीक है। एथिक्स में एक चीज़ है कि जैसे UPSC में केस स्टडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। यहाँ पर केस स्टडी का उतना रोल नहीं होता है, या तो एक केस स्टडी वो पूछ रहे हैं या फिर वो 2 केस स्टडी पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर जो एथिक्स वाले जो पोर्शन रहेगा उसमें कंटेंट पे बहुत फोकस करा जाता है, ठीक है। जैसे एटीट्यूड क्या हो गया, एप्टीट्यूड क्या हो गया, या कोई आपने फिलोसोफर पूछ लिया या थिंकर पूछ लिया, उसकी थ्योरी पूछ लिया आपने, ठीक है। तो यहाँ और आपका जो पेपर का जो स्टैंडर्ड है एथिक्स का वो काफ़ी अच्छा रहता है UPPCS का। आपको देख के वो आप पीछे जो पेपर्स देखेंगे तो आपको उसमें अच्छे से फील भी होगा कि पेपर 4 जो है वो बहुत अच्छे हैं, और टेस्ट जो आपका केस स्टडी है वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस वहाँ पर रोल जैसे UPSC में करती है यहाँ पर नहीं करती है। डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब 24 मार्क्स का तो आ ही रहा है वो, लेकिन उस पर ज़्यादा आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको ये देखना है कि इन पेपर्स में से, इन सेक्शन से कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। जैसे GS 3 का पेपर है तो GS 3 का पेपर में सिलेबस में मेंशन है चीज़ें, ठीक है, टॉपिक्स वाइज मेंशन है, तो वहाँ से आप है ना उसको निकाल सकते हो। ज़्यादातर ये करंट अफेयर्स बेस्ड होता है, तो जब आप 6 मंथ्स का 7 मंथ्स का करंट अफेयर्स करोगे तो मोर और लेस आपका ये जो GS 3 वाला पोर्शन है या कुछ इधर से गवर्नेंस वाला जो है ये पेपर आपका तैयार हो जाता है वहाँ से, क्योंकि IR वाला पोर्शन है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेटेजी रहेगी GS पेपर 1 to 4 की। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो करना है, जैसे मैंने पहले बोला स्टार्टिंग वीडियो में, कि आप एक अच्छे से सिलेबस तैयार करेंगे, ठीक है। सिलेबस के साथ आपको 18 to 24 के जो पेपर अब तक हो चुके हैं उसको करना है, ठीक है। नाउ देयर कम पेपर 5 and 6, ठीक है। पेपर 5 और 6 कैसे होगा, क्योंकि ये 2023 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करा गया है, ठीक है। अभी हमारा 2023 एंड 2024 ये 2 पेपर हुए हैं, GS पेपर 5 और 6। GS पेपर 5 अर्लियर जो पूछा जाता था वो जाता था पेपर 1 में, 2 में, 3 में। यहाँ पर मेंशन होता था कि है ना हिस्ट्री ऑफ यूपी एंड ज्योग्राफी ऑफ यूपी, ठीक है। या पेपर 2 की हम बात कर लें तो उसमें कहीं उन्होंने गवर्नेंस के पोर्शन में पूछ लिया, पॉलिटी में गवर्नर का पूछ लिया, या CM काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इनसे रिलेटेड कोई पूछ लिया। तो अब उन्होंने क्या करा कि जब उन्होंने 2022 से ये देखा कि एक पैरिटी लानी है हमें, क्योंकि स्केलिंग का भी इशू होता था या बहुत सारे और इश्यूज हैं, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। तो वहाँ से उन्होंने क्या करा कि लेट मेक 2 पेपर सेपरेटली फॉर यूपी स्पेशल, ठीक है। तो ये पेपर है ना, इसको हम यूपी स्पेशल भी कहते हैं, ठीक है। तो 2023 और 24 में जो मैंने एक चीज़ है ना नोटिस करी है कि वो उन्होंने थीम बेस्ड क्वेश्चंस ही पूछे हैं, ठीक है। जैसे 2024 में जैसे फ्लोरा एंड फौना ऑफ यूपी कहाँ से था, ठीक है। या 2023 में एक क्वेश्चन आया था क्लाइमेट से रिलेटेड, वो एज इट इज़
जो है वहाँ पर मेंशन है सिलेबस में। तो जब सिलेबस में वो चीज़ मेंशन है तो हमें वो चीज़ अच्छे से कर लेनी भी चाहिए, ठीक है। क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स या समथिंग कुछ ऐसा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन वहाँ से है, तो हमें थीम पकड़नी है। तो मेरा सजेशन जो रहेगा और जो मैं आपको भी बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है, ये एक A4 पेपर है, ठीक है। इस A4 पे मान लीजिए फ्लोरा एंड फोना, ठीक है, इन यूपी। फ्लोरा लिखा आपने, ठीक है, उसके आपने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन कर लिए। एक यूपी का आपने यहाँ पर मैप बना दिया है, ठीक है, कहाँ पर क्या पाया जा रहा है। ऐसे ही फोना का लिखा, आपने कुछ पॉइंटर्स लिख लिए, ठीक है, मैप बना दिया है यहाँ पर, ठीक है, और कुछ प्लेसेस उसमें से मार्क कर दी। तो ये हो गया। जब आपका ये इतना तैयार होगा तो आप बेटर पोजीशन में होगे एक अच्छा आंसर लिखने के लिए, क्योंकि वो आपने मल्टीपल टाइम रिवाइज किया हुआ है, ठीक है। तो पेपर 5 और 6 के लिए और सोर्सेज जो ज़्यादातर है ना स्टूडेंट्स का रहता है कि सोर्सेज क्या होंगे इसमें। तो सोर्सेज जो होंगे वो मैं आपको बताता हूँ पेपर 5 और 6 के लिए, और आपका जीएस के इंटायर चीज़। फर्स्ट लाइक बेसिक रीडिंग सबको एनसीईआरटी की होती ही है, ठीक है। सेकंड इज आपकी स्टैंडर्ड बुक्स, ठीक है। थर्ड इज ब्लू बुक, ये अंडरस्टैंड यूपीएससी की अपनी ब्लू बुक है। बहुत ही कंसाइज वे में लिखा हुआ है चीज़ें, ठीक है, और बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत कम पेजेस में उन्होंने मेंशन कर रखी है सारी चीज़ें, सारी इनपुट, ठीक है। तो ये सोर्सेज है ना आपके हो गए कि आपको कहाँ से क्या करना है, ठीक है। फिर इनपुट्स रिक्वायर्ड फॉर अ बेटर आंसर। फॉर बेटर आंसर मैंने जो करा था वो क्या करा था कि मैंने सारे ही पेपर्स के, ठीक है, GS 1 to 6 के मैंने अपने नोट्स बना लिए थे, बहुत ही क्रिप्स सिनॉप्सिस जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। वो इस तरीके से आपकी होनी चाहिए कि अगर मान लीजिए क्योंकि पेपर 9:30 to 12:30, फिर आपको बीच में 1.5 आवर का ब्रेक मिलेगा, फिर 2 to 5 पेपर होता है। तो GS 1 to 3, 4, 5, 6 पैरेलल मतलब चलते हैं, ठीक है, ऑल्टरनेट डेज पे, तो आपको टाइम नहीं मिलता है। तो आप ये मानिए कि जो 1.5 आवर का आपके पास टाइम होगा उसमें भी क्या होगा, 30 मिनट्स तो आप हटा दीजिए, तो रफली 1 आवर का जो टाइम होगा इसमें आप को क्या क्या रिवाइज करना है चीज़ें वो आपके पास पहले से होना चाहिए। पूरी चीज़ें तो आप रिवाइज कर नहीं सकते, उसके लिए आपके पास सिनॉप्सिस होने चाहिए बहुत छोटे छोटे, या ज्योग्राफी का हो गया या गवर्नेंस का है तो उसमें कमिटीज़ हैं, डेटा हैं, तो वो चीज़ें आपकी सिनॉप्सिस जो हैं वो पहले से ही रेडी रहनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड इज डेटा। डेटा एज यू नो कि आगे जो हमारा डेटा ही है ना, सब चीज़ है किसी भी फील्ड में आप लेते हैं तो डेटा आप अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा कि आपका आंसर बहुत ही इनरिच्ड होगा। एक नॉर्मल आंसर आ रहा है, फॉर एग्जांपल एक टेंडेंसी बताता हूँ कि अगर कॉपी इवेल्युएट हम करते हैं, ठीक है, 4 कॉपीज नॉर्मल आ रही हैं, पूछा जा रहा है वो सब चीज़ें एक जैसे लिख रहे हैं, इसने कंटेंट जो भी दिया है उसके साथ हमें डेटा भी दिया है। तो आप खुद एनालाइज करिए कि आपके पास 4 कॉपी रखी गई हैं, 3 कॉपी सेम है, सब ने सेम कंटेंट लिखा है, बट उसने डेटा के साथ उसको सब्सटेंशिएट करा है। तो जो सब्सटेंशिएट वाला पार्ट होता है वो तभी कर सकते हो जब आपके पास डेटा होगा। तो डेटा बहुत ज़रूरी है, डेटा को आपको इनकॉर्पोरेट करना है कि मल्टीपल सोर्सेज से, चाहे PIB का हो गया, ठीक है, या वैल्यू एडिशन बुक्स आती हैं वहाँ से, या मैगजीन से आपने ले लिया योजना, कुरुक्षेत्र, या जहाँ से भी आपको डेटा मिले तो वो डेटा आपको जो है वो करना पड़ेगा, ठीक है। फिर कुछ कमिटीज़ हैं, ठीक है। फोर्थ या ज्योग्राफी का है तो आप वहाँ पर मैप बना सकते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी में मैप का यूज़ हो सकता है, IR में हो सकता है। मैं क्योंकि हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल था तो हिस्ट्री में मैं क्या करता था कि कोई भी है ना आंसर लिखना है, ठीक है, जैसे मान लीजिए पोजीशन ऑफ वुमेन इन एंशिएंट इंडिया, तो मैं क्या करता, मैं एक टाइमलाइन ले लेता था, ठीक है। तो
यहाँ से कि ठीक है वैदिक पीरियड हो गया, देन लेटर वैदिक पीरियड हो गया, फिर 600 300 है, मौर्य हो गया, पोस्ट मौर्य है, गुप्ता है, पोस्ट गुप्ता है एंड सो ऑन। ठीक है, फिर मैं उसमें यहाँ पर चीज़ें मार्क कर देता था। ठीक है, कि यहाँ पर वैदिक टाइम में क्या थी चीज़ें, नाउ इट्स शिफ्टेड टू दिस हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड, दिस हैज़ लॉस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से मैं टाइमलाइन मेंशन करता था। तो आप सोचिए कि एक आप नॉर्मल आंसर लिख रहे हैं और एक आप आंसर है ना इस तरीके से आप दे रहे हैं, तो एग्जामिनर के पास भी बहुत ही ईजी होता है कि वो उस चीज़ को देख सके कि आपका आंसर आगे क्या जा रहा है। जब आप टाइमलाइन में मेंशन कर देते हो तो वो समझ जाता है कि कैंडिडेट को आता है। ठीक है, तो आपको मार्क्स रिलेटिवली बेटर मिलेंगे। किसी को आप आउट ऑफ 8 4 मिल रहे हैं तो प्रोबेबली 5 and 5.5 आपका इसमें जा सकता है। ठीक है, तो मैप आप करिए, टाइमलाइन के साथ भी आप है ना जा सकते हैं। ठीक है, स्पेशली मैप वाला जो है जीएस का, चाहे 5 है या 6 हो, कोई भी क्वेश्चन आए आप वहाँ पर मैप दीजिए। जैसे डेटा सेंटर पॉलिसी पूछिए, अब डेटा सेंटर के लिए ग्रेटर नोएडा में आना खुला है तो आपने एक मैप बनाया, आपने नोएडा वाला एरिया ग्रेटर नोएडा शो कर दिया, उसमें डेटा सेंटर्स लोकेट कर दिए, तो आपको वो बेटर एडवांटेज देगा। ठीक है, फ्लो चार्ट, ठीक है, फ्लो चार्ट, ठीक है, या पाई चार्ट, जो जैसा भी है ना आपको लगे उस टाइप से आपको एक मेंशन अच्छे से करना है, जिससे क्या है एक आपको एज मिलेगा। जब आपको एज मिल जाएगा उस चीज़ का तो आप बेटर आपको मार्क्स मिलेंगे और ये डिफरेंस क्रिएट कर देता है। ठीक है, किसी को 4 मार्क्स मिल रहे हैं, किसी को 5 मार्क्स मिल रहे हैं, आप सोचिए आपको हर क्वेश्चन में एक एक या 1.5 नंबर जो है वो मिल गया बढ़ के। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपने 20-21 मार्क्स की लीड ले ली एक पेपर में, 6 पेपर हैं तो आप समझ लीजिए सिलेक्शन रुक जाता है 2-3 नंबर से, 4 नंबर से। आपको डीएसपी मिला, आपको देखा कि मेरिट में आपको एसडीएम मिल जाता 2 नंबर से, तो आप समझिए उस गैप को, वो आप गैप अपनी मेंस से ही पूरा कर सकते हैं। और मेंस के जो इनपुट्स मैंने आपको लिखे हैं कि वो आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, कोई केस स्टडी आपको अच्छी लगी है, किसी आईएएस ऑफिसर ने अच्छा काम करा, कोई सिविल सर्वेंट है किसी और उस डिपार्टमेंट में, वहाँ पर उसने अच्छा काम करा, आप अपना आंसर लिख रहे हैं, एटीट्यूड एप्टीट्यूड, ठीक है, प्रोबिटी या कोई भी कंपैशन, आप वहाँ पर लाइव एग्जांपल्स मेंशन कर रहे हो किसी सिविल सर्वेंट के। ठीक है, तो आपके लिए वो बेटर रहेगा रादर कि आप पुराने एग्जांपल्स लिख रहे हो। हमारा आंसर जो है जितना रिसेंट फेज में होगा एग्जाम्पल के साथ, वो कनेक्शन फील कराता है एक, तो कनेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज़ मैं करता हूँ कि अपने मेंस के आंसर राइटिंग में, तो उस बेटर वे में आपको भी करना चाहिए। तो ये आप चीज़ें फॉलो कर सकते हो अपनी मेंस की आंसर राइटिंग में। ठीक है, सो सम अप करते हैं ये वाला सेशन। तो हम लोगों ने जो देखा वो मैं आपको एक बार और रिमाइंड कराता हूँ। सिलेबस, पीवाईक्यू, मेक श्योर कि पीवाईक्यू को आप सेग्रीगेट कर लीजिए विद सिलेबस। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ जो मार्केट में बहुत सारी हो सकती हैं, अच्छी और बुरी, वो आप लोग डिसाइड कीजिएगा। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि टेस्ट सीरीज़ भी हमारी ऐसी है ना होनी चाहिए, जो एक बहुत ही अच्छे वे में होनी चाहिए, क्रिस्प होनी चाहिए, नहीं कि है ना सेक्शनल में बहुत डीप में घुस गए, इतना कमीशन पूछता भी नहीं है, मतलब एक बैलेंस्ड वे में होनी चाहिए और ये सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट हों, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हम उस चीज़ पे काम करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।